हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो आज हम कक्षा 9 का पाठ प्रेमचंद के फटे जूते इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। तो इसे आप पॉइंट्स बनाकर कर सकते हो या फिर आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। तो मैं इसके पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। पहला आप बना लो संघर्षशील लेखक। प्रेमचंद जो थे वे संघर्षशील लेखक थे, यानी उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। उनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को उन्होंने ठोकर मारी। जिन्हें वो घृणा के लायक समझते थे उन्हें अपने पैर की उंगली से इशारा किया, कभी उनके साथ समझौता नहीं किया। दूसरा पॉइंट आप इसका बना सकते हो अपराजय व्यक्तित्व। प्रेमचंद का व्यक्तित्व अपराजय था। उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी हार नहीं मानी। यदि वे मनचाहा परिवर्तन नहीं कर पाए तो कम से कम कमजोरियों पर हंसे तो सही। उन्होंने निराश हताश जीने की बजाय मुस्कान बनाए रखी। उनकी नजरों में तीखा व्यंग और आत्मविश्वास था। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप इसका लिख सकते हो कष्टग्रस्त जीवन। प्रेमचंद जी ने जीवन भर आर्थिक संकट झेला। उन्होंने गरीबी को सहर्ष स्वीकार किया। वे बहुत सीधे सादे वस्त्र पहनते थे। उनके पास पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे, फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे। उन्होंने फोटो खिंचवाने में भी अपनी सहजता बनाए रखे। अगला प्रश्न, हाँ इसके एक दो पॉइंट और भी बना सकते हो, जैसे मर्यादित जीवन या सहजता। सहजता में आप एक दो लाइन लिख सकते हो कि प्रेमचंद अंदर बाहर से एक जैसे थे। लेखक के शब्दों में इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है। मर्यादित जीवन पांचवा पॉइंट इसका हो जाएगा। प्रेमचंद ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं का पालन किया। उन्होंने अपने नेम धर्म को बनाए रखा, कभी भी उसका उल्लंघन नहीं किया। वे व्यक्ति के रूप में तथा लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करते रहे। अगला प्रश्न है सही कथन के सामने सही का निशान लगाएं। पहला है बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है, ये गलत है। दूसरा, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आई, सही है। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, गलत। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, ये भी गलत है। अगला प्रश्न 3, नीचे दी गई पंक्तियों में व्यंग स्पष्ट कीजिए। पहला है क, इसका भाग, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई और एक जूते पर 50 टोपियां न्यौछावर होती है। तो सबसे पहले आप जूते और टोपी का अर्थ समझ लो। इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि टोपी का क्या आशय है, या फिर जूते का प्रतीकांश स्पष्ट कीजिए। तो देखो टोपी का क्या आशय है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ टोपी का आशय सम्मान से है। जूते का प्रतीकांश स्पष्ट कीजिए। जूते का प्रतीकांश है तुच्छ प्राणी से, मतलब जूता यहाँ तुच्छ प्राणी के लिए प्रयोग किया गया। और जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, इसका अर्थ कि हमेशा तुच्छ लोगों को महान लोगों से ज्यादा सम्मान मिलता है। तो अब यहाँ ये जो लाइन दी है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है और अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर हैं। तो इसका आशय आपको लिखना है, तो आप लिखोगे कि जीवन की यह विडंबना है कि जिसका स्थान पांव में है अर्थात नीचे है उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, और जिसका स्थान ऊंचा है यानी जो सिर पर बिठाने योग्य उसे कम सम्मान मिलता रहा है। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और भी बढ़ गया है। एक धनवान पर 2500 गुणी लोग न्यौछावर होते हैं। गुणी लोग भी धनवानों की ही जी हजूरी करते नजर आते हैं। दूसरा, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका आशय कि प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात पर्दे का मतलब लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। उन्होंने वास्तविकता को छुपाने की कभी भी कोशिश नहीं की। वो जैसे थे वैसा ही अपने आप को दिखाते थे। आगे थर्ड है इसका कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो, ग है ये,
इसका आशय स्पष्ट करना है आपने। यहाँ लेखक कहता है कि प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा के योग्य समझा उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं बल्कि अपने पैर की उंगली से इशारा किया, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष किया। अगला है प्रश्न 4। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है, यानी लेखक ने अगले ही पल अपना विचार क्यों बदल लिया। तो आपको अपने विचार बताने हैं कि मेरे विचार से प्रेमचंद के बारे में लेखक का यह विचार रहा होगा कि समाज की परंपरा है कि वह अच्छे अवसरों पर अच्छे कपड़े पहनते हैं, यानी अच्छे अवसरों के लिए अलग कपड़े रखते हैं जिन्हें वो अच्छा समझते हैं। प्रेमचंद के कपड़े ऐसे नहीं थे जो फोटो खिंचाने लायक होते, ऐसे में घर पहनने वाले कपड़े और भी खराब होते। लेखक को तुरंत ही ध्यान आता है कि प्रेमचंद सादगी पसंद और आडंबर रहित थे, यानी दिखावा नहीं करते थे, उनका रहन सहन दूसरों से अलग था, इसीलिए उन्होंने यह टिप्पणी बदल दी। अगला प्रश्न है, आपने यह व्यंग पढ़ा, उसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि मैंने यह व्यंग पढ़ा, मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षक बातें लगती हैं विस्तारण शैली, यानी लेखक की विस्तारण शैली। लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है, वह बूंद से समुद्र खोजने का प्रयत्न करता है, जैसे बीज में से अंकुर का, फिर उसका पल्लव होता है, फिर पौधे और तने का, तथा अंत में फूल और फल का विकास होता है। उसी प्रकार से इस निबंध में प्रेमचंद ने फटे जूते से बात शुरू की। वह बात खुलते खुलते प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उद्घाटित कर देती है। बात से बात निकालने की ये जो व्यंग शैली है वह बहुत मुझे आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है 6। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किस संदर्भ को इंगित करने के लिए किया गया, यानी टीले शब्द का क्या अर्थ है। तो टीला शब्द राह में आने वाली बाधा का प्रतीक है। जिस तरह चलते चलते रास्ते में टीला आ जाने पर व्यक्ति को उसे पार करने के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है और सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार से सामाजिक विषमताएं, छुआछूत, गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास आदि भी मनुष्य की उन्नति में बाधा बनती हैं। इन्हीं बुराइयों के संदर्भ में टीले शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति का। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। आप किसी भी व्यक्ति का एक उदाहरण दे सकते हो। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ कि मेरे हाथ में मेरे एक मित्र का हाथ है, उसकी एक चीज का मैं हमेशा कायल हूँ, वह है उसकी टाई की गांठ। ऐसी साफ सुथरी गांठ आपके देखने में नहीं आई होगी। लगता है जैसे जन्मजात ऐसी ही हो, कोई सलवट नहीं, कोई बिखरावट नहीं। ऐसा नहीं है कि वे टाई सूट बूट के साथ ही पहनते हो, गर्मियों में भी कमीज के साथ भी वे टाई पहनते हैं, तब भी टाई की गांठ इसी तरह रहती है। यानी टाई का उदाहरण उन्होंने दिया है। सच बताऊं, मुझे एक भी दृश्य ऐसा याद नहीं आता जब मैंने उन्हें बिना टाई के देखा हो। हाँ, एक बार मैं सुबह सुबह उनके घर चला गया, उस समय भी उन्होंने मुझे 45 मिनट प्रतीक्षा कराई। जब ड्राइंग रूम में आए तो टाई लगाए हुए थे, गांठ तब भी वैसी थी जैसी जन्मजात हो। मैं सोचता हूँ इन्हें गांठ लगाने का इतना शौक क्यों है। शायद इसलिए कि वे बिखराव को नहीं, गठन को पसंद करते हैं। जब भी बोलते हैं संभल कर बोलते हैं। मैंने आज तक उन्हें व्यर्थ की गप्पे लड़ाते नहीं देखा, चुटकुले सुनाते हुए नहीं देखा, सुनाते तो क्या चुटकुलों पर हंसते हुए भी नहीं देखा। यदि कोई उनके सामने कोई चुटकुले पर हंस भी दे तो उन्हें बेहुदा या बेशरूर कहकर घंटों तक अपना मुंह बिगाड़ते रहते हैं। उनका एक ही सिद्धांत है कि बोलो तो ढंग का बोलो वरना चुप रहो। ऐसा नहीं है कि वे अक्सर चुप रहते हैं, नहीं, वे अक्सर बोलते पाए जाते हैं और जब भी बोलते हैं किसी न किसी राष्ट्रीय समस्या पर चिंता प्रकट करते पाए जाते हैं। उनका व्यक्तित्व गंभीर है। यदि कोई उनकी बात न सुन रहा हो तो भी वे उस पर व्यंग कसने लगते हैं
और अगर कोई और बीच में बोलना शुरू कर दे तो उनकी ओर वे मुंह मोड़कर उबासी लेते नजर आते हैं। मेरे टाई वाले मित्र की एक खूबी यह भी है कि वे हर किसी के गिरेबान में झांकते हैं, उसकी एक से एक बेहूदी बात को बतंगड़ बनाकर पेश करते हैं, पर अपने गिरेबान में उन्होंने टाई बांध रखी है, किसी को झांकने नहीं देते। पिछले दिनों उन्हें कोई सदमा लगा, वे पागल हो गए। पेट से ऐसे निकल आया जैसे 10 बच्चे एक साथ प्रसव करेंगे। लोगों को उनके गिरेबान में न सही बाहरी व्यक्तित्व में झांकने का मौका मिल गया, परंतु तब वे छुट्टियां ले गए। तब तक वापस नहीं आए जब तक उनकी देह वापस अपनी औकात पर न लौट आई। सच बात तो यह है कि मेरे इस मित्र के पूरे जीवन में गांठें ही गांठें हैं। अपने बड़े होने की गांठ, टाई की बस ऊपरी गांठ, भीतर कितनी गांठें हैं यह उनकी पत्नी से हमेशा जाना। वे भी उनसे इतना डरती है जितना कि चपरासी साहब से, इसीलिए बेचारी तब भी हंसती है जब वे चाहते हैं। अगला प्रश्न, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है? तो देखिए, वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है। लोग वेशभूषा को सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक मानते हैं। लोग उस व्यक्ति को ज्यादा मान सम्मान और आदर देते हैं जिसकी वेशभूषा अच्छी होती है। वेशभूषा से ही व्यक्ति का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। हमारे विचारों का प्रभाव तो बाद में पड़ता है, पहले हम उसकी वेशभूषा देखते हैं और उस वेशभूषा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। आज भी किसी अच्छी सी पार्टी में कोई धोती कुर्ता पहनकर जाए तो उसे पिछड़ा समझा जाता है। इसी प्रकार कार्यालयों के कर्मचारीगण हमारी वेशभूषा के अनुरूप व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि लोग वेशभूषा, विशेषकर युवाओं में आधुनिक बनने की होड़ लग गई है। अब देखिए प्रश्न 9, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है हौसला पस्त करना, अर्थ है इसका उत्साह नष्ट करना। वाक्य, क्रिकेट के मैच में सचिन तेंदुलकर ने अपनी बल्लेबाजी दिखाकर दुश्मन की दूसरी टीम के हौसले पस्त कर दिए। अगला है ठोकर मारना, ठोकर मारना मतलब चोट करना। वाक्य, प्रेमचंद ने राह में आए संकटों पर खूब ठोकरें मारी। टीला खड़ा होना मतलब बाधाएं आना। जीवन जीना सरल नहीं है, यहाँ पग पर टीले खड़े हैं। पहाड़ फोड़ना, बाधाएं नष्ट करना। प्रेमचंद उन संघर्षशील लेखकों में से हैं जिन्होंने पहाड़ फोड़ना सीखा था, बचना नहीं। जंजीर होना का मतलब होता है बंधन होना। स्वतंत्रता से जीने वाले पथ की सब जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह और भी बहुत सारे इसमें मुहावरे आए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसके मुहावरे लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। तो यहाँ प्रेमचंद का व्यक्तित्व उभारने के लिए लेखक ने निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। पहला, जनता के लेखक। दूसरा, महान कथाकार। तीसरा, साहित्यिक पुरखे। चौथा, युग प्रवर्तक। और पांचवा, उपन्यास सम्राट। तो उम्मीद है आपको प्रश्नोत्तर समझ आए होंगे। धन्यवाद।